जी बिल्कुल 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 सिखा दूंगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट के नए कंसेप्ट्स मैं तुम्हें बता दूंगा। बस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर कर दो, बाकी सब मैं देख लूंगा। तो चलो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। राम राम भाई साराने, और आज है मेरा 75 आर्ट का 39 डे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो टुडे। और आज की वीडियो में पता है हम क्या सीखने वाले हैं? आज की वीडियो हम सीखने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के ऐसे कंसेप्ट्स जो कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम्स में आते हैं। एसएससी, जीडी, एनडीए, एयरफोर्स, यूपीएससी, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि पिछली जो वीडियो थी और जो प्रेजेंट इंडेफिनिट के एफर्मेटिव के जो रूल्स मैंने कराए थे, उसमें सिर्फ और सिर्फ मैंने ये तो बता दिया था कि 5 तरह से हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के चीजों को जान लेंगे। लेकिन आज हम 5 रूल्स नहीं बल्कि एक्स्ट्रा 5 रूल्स को और देखेंगे। यानी टोटल 10 रूल्स हो गए आपकी, कि 10 रूल से हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के किसी भी सेंटेंस को बड़े आसानी से पहचान सकते हैं कि ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है या नहीं है। सबसे पहले हम कीवर्ड्स को जानेंगे, और कीवर्ड्स को जानने के बाद हम बाकी की नेक्स्ट चीजों को जानेंगे। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी गुफ्तगू हो जाए प्रोवर्ब्स को लेकर। प्रोवर्ब्स जानते हैं यानी मुहावरों को जानते हैं। एक आध दो मुहावरे मेरे पास है, पहले मैं उनको बताता हूँ, उसका मतलब बताता हूँ, देन आफ्टर यही मुहावरे आपके आगे वीडियो है उसमें आएंगे। तो इसलिए अभी बता रहा हूँ, ध्यान में रखिएगा। आगे इसलिए एक और बार बताऊंगा ताकि वो चीज़ आपके दिमाग में फिट हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, जो आपका पहला प्रोवर्ब यानी मुहावरा है वो है 2 and 2 make 4, 2 और 2 4 होते हैं। दूसरा, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, यानी बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, है ना? ऐसा ही तो होता है, जो कुत्ते भौंकते हैं वो काटते नहीं, सेम उसी तरह से जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, और इसकी इंग्लिश होती है बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। नेक्स्ट जो है वो ये है, एक हाथ से ताली नहीं बजती। एक हाथ से ताली नहीं बजती। भाई, लड़ाई होने के लिए 2 व्यक्तियों की जरूरत होती है, नहीं होती है? एक इधर से बोलेगा तो एक इधर से बोलेगा, एक इधर से डंडा चलाएगा, एक इधर से डंडा चलाएगा। तो इसलिए बोलते हैं इट टेक्स टू मेक अ क्वारल। क्या बोलते हैं? इट टेक्स टू मेक अ क्वारल। याद रखिए, इट टेक्स टू मेक अ क्वारल। इट टेक्स टू मेक अ क्वारल। नेक्स्ट जो है वो आपके लिए है, जैसी करनी वैसी भरनी, एज यू सॉ सो शैल यू रीप। बोलो, जैसी करनी वैसी बननी, एज यू सॉ सो शैल यू रीप। नेक्स्ट एक और जो आता है वो आता है आपका जैसा, जैसे को तैसा। क्या? जैसे को तैसा। तो इसके लिए होता है टिट फॉर टैट। क्या होता है? टिट फॉर टैट। चलो तो आप वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम कीवर्ड्स को जानते हैं कि ऐसे कौन से कीवर्ड्स हैं जिनसे हम प्रेजेंट अगर वो किसी भी सेंटेंस में लग जाएं तो आप आसानी से पहचान जाओगे कि वो सेंटेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। समझ में आ रही है? अगर वो कीवर्ड्स किसी भी सेंटेंस में आपको नजर आए तो आप समझ जाओगे कि वो सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, एफर्मेटिव का या नेगेटिव का है। उसी के हिसाब से आप अपने एग्जाम में सही करके आओगे। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू कर दें। हाँ जी भाई, मेरे ख्याल से वॉइस एकदम क्लियर आ रही है। अब देखो, प्रेजेंट इंडेफिनिट में ये कीवर्ड्स है। अगर ये कीवर्ड्स आपको किसी भी सेंटेंस में मिल जाते हैं तो आप इजीली पहचान सकते हो कि वो सेंटेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही बनेगा। इसमें कुछ एक्सेप्शन भी हैं, जैसे कि ऑलवेज और नेवर का एक्सेप्शन बनता है कि वो कहीं पर अगर सेंटेंस में आ भी जाता है तो हो सकता है कि वो सेंटेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो या ना हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। वो चीज़ मैं आपको वीडियो में बताऊंगा, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना। और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर ज़रूर कर देना अपने दोस्तों में, क्योंकि आप पढ़ रहे हो तो उन्हें भी हक है पढ़ने का। अच्छा सुनो, अब ये चीज़ आपको समझ में आ रही है? ये आपके कीवर्ड्स लिखे हुए कीवर्ड्स जो हैं क्या करते हैं कि अगर इनको रट लिया तो समझ जाना कि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम की। अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो इन्हें एक बार पढ़ लेते हैं, मेरे साथ साथ बोलना। कीवर्ड्स है हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, सेल्डम, ऑलवेज, नेवर, यूजुअली, जनरली, फ्रिक्वेंटली, ओकेशनली, ऑफन, एवरी डे, एवरी मंथ, एवरी वीक, एवरी मंडे एटसेट्रा। यानी एवरी से स्टार्ट होने वाले जितने भी वर्ड्स हैं वो आ जाएंगे। अब कई बार क्या होता है कि हम इसे ऑफ्टन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? ऑफ्टन, या कई लोग इसे आफ्टन भी बोलते हैं। ठीक है, ऑफ्टन आफ्टन ऐसा कोई वर्ड नहीं होता है, वो हम अपनी सहूलियत के हिसाब से बोल देते हैं। लेकिन ब्रिटिश भाषा में इसे ऑफन बोलता है। क्या बोलते हैं? ब्रिटिश लैंग्वेज में हम इसे ऑफन बोलते हैं, और अमेरिकन में इसे हम ऑफन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसमें देखो, ब्रिटिश में ऑफन बोलते हैं और उसमें ऑफन, 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 ऑफन। ठीक है, तो आपको समझ में आया? ऑफन बोलो या ऑफन बोलो, ऑफ्टन मत बोलो। नेक्स्ट इधर आ जाओ। अब कुछ एग्जांपल्स देख लो, इधर लिखे हुए हैं एग्जांपल्स। शी हार्डली टॉक्स टू मी, शी हार्डली टॉक्स टू मी। अब इधर क्या हो रहा है? हार्डली का मतलब क्या होता है? हार्डली का मतलब होता है
ना के बराबर या मुश्किल से। अब मैं इनका मतलब भी बता देता हूँ, हार्डली, स्कार्सली, रियरली, शेल्डम। ये जो 4 वर्ड आपको दिख रहे हैं ना, हार्डली, स्कार्सली, रियरली और जो शेल्डम है, ये 4 वर्ड का मीनिंग होता है ना के बराबर। क्या मीनिंग है? ना के बराबर। तो ये जो वर्ड्स हैं इनका मतलब है सभी का ना के बराबर। अब रियरली का जैसे कई बार क्या होता है कि रियरली का मतलब होता है कभी कभार, है ना। तो मतलब क्या निकल के आ रहा है कि ना के बराबर ही एक तरह से, है ना। तो ना के बराबर या कभी कभार, इनका अलग अलग ये मतलब है। तो शी हार्डली टॉक्स टू मी, शी हार्डली टॉक्स टू मी। अब 2 चीज़ है, टॉक और टोक। टॉक और टोक, देखो ब्रिटिश लैंग्वेज में हम इसे टोक पढ़ते हैं, टोक टोक टोक, और अमेरिकन में इसे हम टॉक्स पढ़ते हैं, टॉक्स टॉक्स टॉक्स। जैसे आई टॉक टू यू, देखो मैं आपसे बात करता हूँ, आई टॉक टू यू, आई टॉक टू यू। लेकिन अगर आप बोलना चाहते हैं कि अगर आप इसे अमेरिकन में बोलना चाहते हैं, अमेरिकन एक्सेंट में, तो आप बोलेंगे आई टॉक टू यू, टॉक टू यू, आई 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 टॉक टू यू। तो इस तरह से बने, आई टॉक टू यू, आई टॉक टू यू, आई टॉक टू यू, आई टॉक टू यू। तो फ्लुएंसी और स्पीड में हमें पता नहीं चलता हालांकि, बट ठीक है, आप यूज़ कर सकते हो। शी हार्डली टॉक्स टू मी, ये हो गया। अब इसका मतलब क्या है कि वो मुश्किल से ही मुझसे बात करती है, ना के बराबर बात करती है। आई फ्रिक्वेंटली आंसर टू योर क्वेश्चंस, क्या है? आई फ्रिक्वेंटली आंसर्स टू योर क्वेश्चंस। ना इसमें क्या आ रहा है? मैं फ्रिक्वेंटली का मतलब होता है जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी, लगातार आंसर का, क्वेश्चंस का जवाब देना। तो आई फ्रिक्वेंटली आंसर टू योर क्वेश्चंस, मैं आपके सवालों का बड़ी जल्दी जल्दी जवाब दे देता हूँ। नेक्स्ट है, दे ऑफन राइड बाइसिकल, दे ऑफन राइड बाइसिकल्स, यानी वे, ऑफन का मतलब होता है अक्सर। क्या होता है? अक्सर। दे ऑफन राइड बाइसाइकल्स, वो अक्सर राइड करते हैं। किसको करते हैं? बाइसाइकिल को राइड करते हैं, यानी बाइसाइकिल यानी साइकिल को चलाते हैं। इधर आओ, आई विजिट माई होम एवरी मंथ। फॉर एग्जाम्पल सपोज कीजिए कि मैं यहाँ नहीं रहता, अपने घर से कहीं दूर रहता हूँ और मैं हर महीने अपने घर जाता हूँ। सो एवरी मंथ, हर महीने, यानी तो प्रति माह का मैंने कर दिया एवरी मंथ। ठीक है, अब जो एवरी मंथ आ गया तो आप समझ जाइए कि ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का बनेगा। आई विजिट माई होम एवरी मंथ, आई विजिट माई होम एवरी मंथ। नेक्स्ट, माई फादर रियली बीट्स मी, माई फादर रियली बीट्स मी मतलब हो गया कि मेरे पिताजी मुझे कभी कभार ही मारते हैं और मुश्किल से मारते हैं, अगर मारते भी है तो। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब आपको ये देखो, मैं इधर कर देता हूँ सर्कल, हार्डली, ठीक है, और इधर हो गया आपका फ्रिक्वेंटली, ठीक है, इधर हो गया आपका ऑफन, इधर हो गया आपका एवरी मंथ, इधर हो गया आपका रेयरली। देख रहे हैं आप? हार्डली, फ्रिक्वेंटली, ऑफन, एवरी मंथ, रेयरली। ये इन वर्ड से आप पता लगा सकते हो कि ये जो सेंटेंस बनेगा आपका पूरा, ये वाला, ये वाला, ये सब आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट के ही बनेंगे। समझ में आया कि इनका किस तरह से यूज़ होने वाला है? आपके जो एग्ज़ाम्स हैं उन एग्ज़ाम्स में कई बार क्या होता है कि ये वर्ड्स आपके कहीं ना कहीं छुपे हुए मिलेंगे और आपको क्वेश्चन में उलझाने की कोशिश करेंगे। अगर क्वेश्चन में आप उलझ गए तो आपका नंबर कट जाएगा। ठीक है, वो इसमें कहीं ना कहीं ये वर्ड्स दिए ज़रूर होंगे, आप देखना। अगर नहीं दिए तो उस सेंटेंस के हिसाब से आपका सेंटेंस बन जाएगा, और दिए हैं तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही बनेगा, चाहे वो आपको कितना भी टाल मटोल कर दे। इन चीज़ों को याद कर लेना। लो भाई, स्क्रीनशॉट ले लो अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, नहीं तो इससे साथ ही साथ नोट्स बनाते जाओ। नोट्स बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम जो हमने पहले के 5 रूल देखे थे उनका सबसे पहले तो मैं रिवीजन करा देता हूँ। 5 रूल कौन से थे? कि अगर किसी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते आते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का होता है। वह जाता है, राम आता है, तुम खाते हो, ता है, ती है, ते आ रहा है तो समझ गए प्रेजेंट इंडेफिनिट है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की 5th फॉर्म लगती है। मैंने ये भी बताया था कब एस लगता है, कब ई एस लगता है। ठीक है, ये समझ में आ गया। नहीं पता तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में सभी वीडियो का लिंक है, उधर जाके देखो, सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएगी आपको। दूसरी चीज़ उसमें क्या होती है, मैंने आपको बताया कि जब ता है, ती आते तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का। दूसरी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि जब कोई भी साइंटिफिक फैक्ट दिया जाता है तो साइंटिफिक फैक्ट के अनुसार वो भी चीज़ आपकी प्रेजेंट इंडेफिनिट में होती है। जैसे वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, तो जो पानी होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। तो ये क्या हो गया? साइंटिफिक फैक्ट हो गया, और साइंटिफिक फैक्ट्स हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ग्रेविटी अट्रैक्ट्स एवरीथिंग। क्या हो रहा है? ग्रेविटी अट्रैक्ट्स एवरीथिंग। तो ग्रेविटी जो है यानी गुरुत्वाकर्षण जो फोर्स है वो हर चीज़ को खींचता है अपनी तरफ। समझ में आया? ग्रेविटी अट्रैक्ट्स एवरीथिंग टुवर्ड्स इटसेल्फ। ग्रेविटी अट्रैक्ट्स एवरीथिंग टुवर्ड्स इटसेल्फ। ये चीज़ आपको समझ में आ रही है? नेक्स्ट अगर मैं आपको बताता हूं, वो चीज़ ये है कि यूनिवर्सल ट्रुथ्स जितने भी होते हैं, सार्वभौमिक सत्य जितने भी होते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर आते हैं।
फॉर एग्जाम्पल सार्वभौमिक सत्य जैसे द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, यानी जो पृथ्वी है वो सूर्य के चक्कर लगाती है, ये सार्वभौमिक सत्य है। ऐसा सत्य जो कभी झुटलाया नहीं जा सकता, जिस पर समय का और जगह का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, वो सार्वभौमिक सत्य होते हैं। तो ये सार्वभौमिक सत्य वाली जितने भी सेंटेंसेस होते हैं वो आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट के हो गए एक तो। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो वो आता है आपका हैबिचुअल एक्शंस, जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था ताहे तिये ते है, तो वो भी आपके इसी कैटेगरी में आ जाते हैं। तो मैंने आपको ये चीज़ बता दी, अब आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो मैंने लास्ट फिफ्थ वाला बताया था वो ये था कि जिन वाक्यों के अंत में ओ शब्द का यूज़ किया जा रहा है या पता चलता है कि रिक्वेस्ट या ऑर्डर है, तो आप समझ जाओ कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूँ कि मेरे लिए पानी लाओ, प्लीज़ ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर, तो पानी लाओ ये हो गया, इधर आओ उधर जाओ, ये काम करो वो काम करो, तो ये क्या हो गए, चाहे आप इसमें रिक्वेस्ट करें या ऑर्डर दे, कैसा भी हो आपका, ये अगर वाक्य के अंत में ओ आ रहा है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट। और याद रखना हमेशा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी, चाहे आपका सब्जेक्ट दिया हो या ना दिया हो, इसमें कोई भी सब्जेक्ट अक्सर नहीं दिया जाता है। कहते हैं ना कि इधर आओ, अब जो हम जिस व्यक्ति से बात कर रहे होते हैं वो हमारा सेकंड पर्सन ही होता है, और सेकंड पर्सन यानी तू यानी तुम यानी आप, यानी ये सब इंग्लिश में क्या होते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं ना, यू बोलते हैं, तो यू के साथ तो हमेशा वैसे ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है इसी वजह से इसमें, तो ओ के साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। अब ये तो आपने 5 रूल जान लिए, अब बाकी के जो 5 रूल है वो भी आज की इस वीडियो में जान लो। अब बोर्ड पर जानते हो उन 5 रूल्स को, साथ नोट्स साथ ही साथ बनाते जाना, बहुत अच्छी क्लास जाने वाली है, ठीक है, नोट्स बनाते जाओ। सबसे पहले अब हमें क्या करना है, हम सबसे पहले ऑलवेज और नेवर का यूज जानते हैं, क्योंकि ऑलवेज और नेवर कई सेंटेंसेस में यूज़ किया जाता है, ऑलमोस्ट सभी टेंसेस में यूज़ किया जाता है, एक्टिव और पैसिव, कंडीशनल सेंटेंस और कई ऐसे सेंटेंसेस जिसमें ऑलवेज और नेवर का यूज़ होता ही होता है। लेकिन ऑलवेज और नेवर का एक बड़ा एक्सेप्शन है जो कई बार हम गलती कर देते हैं जिस एक्सेप्शन में, ठीक है, तो उसको आज जानते हैं। और उसका एक्सेप्शन का मतलब क्या है कि उस एक्सेप्शन का मतलब है कि जब कभी भी ऑलवेज और नेवर प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज़ किया जाता है तब हम उधर वर्ब की फिफ्थ फॉर्म को इग्नोर मार देते हैं। क्यों? क्योंकि हम समझते हैं कि ऑलवेज में एस आ रहा है, नेवर का नेगेटिव सेंटेंस है तो फिर भी एस नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं बात करूं एफर्मेटिव सेंटेंसेस की, तो क्या ऐसा संभव है कि उसमें एस और एस ना आए अगर सिंगुलर सब्जेक्ट दिया हो तो भी? तो होता यूँ है कि आपका ऑलवेज और नेवर से कोई फर्क नहीं पड़ता है सेंटेंस के स्ट्रक्चर पर, सेंटेंस के रूल पर। वो जैसा सेंटेंस स्ट्रक्चर है, जैसा सेंटेंस का रूल है, वो जैसा है वैसा ही रहेगा, ठीक है। तो उधर चाहे ऑलवेज लगाओ या नेवर लगाओ, आपका अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगेगी, अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, चाहे आपका ये ऑलवेज नेवर आए या ना आए। तो ऐसे ही एक सेंटेंस है, ये देख लीजिए, वह हमेशा पढ़ता है, वह हमेशा पढ़ता है तो ही ऑलवेज, तो एक बार करके देखते हैं ऐसे क्या बनेगा, वह तो ही आ गया, लड़का है ही ऑलवेज, ठीक है। ये तो हमने जान लिया कि भाई सब्जेक्ट के बाद हमारा ऑलवेज आ गया, ही ऑलवेज पढ़ता है कि स्टडी होती है, ही ऑलवेज स्टडी। लेकिन क्या ये एकदम सही है? ये सही सेंटेंस है, ये गलत है, ये हो गया आपका गलत सेंटेंस। ये गलत सेंटेंस इसलिए हो गया है क्योंकि आप इधर देखो, ये है आपका सिंगुलर सब्जेक्ट, ऑलवेज आ गया, कोई बात नहीं है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ तो आपकी वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगनी चाहिए, है ना, तो तब सही होगा। लेकिन ये तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो ये गलत हो गया। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इधर से हटा के हम क्या कर देते हैं, ब्रैकेट में STUDIES कर देते हैं। क्या कर देते हैं? स्टडीज़ हो गया। क्या हो गया? स्टडीज़। तो क्या अब ये सही है? इसे काट देते हैं, लेकिन इसे हम सही कर देते हैं, ही ऑलवेज स्टडीज़ हो जाएगा आपका। ये बात समझ में आई आपके? ठीक है, मैंने आपको बताया था कि वाई हट जाएगा और IES आ जाएगा, वाई हट जाएगा IES आ जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि मैंने आपको बताया कि अगर आपका कॉन्सोनेंट है कोई भी लेटर और उसके बाद आपकी वाई आती है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपकी वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगानी है हमें, तो क्या होगा, वाई हट जाएगा, IES आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल TRY, सो ट्राई है, वाई रहा, वाई के पहले क्या है, कॉन्सोनेंट। क्योंकि भाई कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट हमारे होते हैं AEIOU को छोड़कर जितने भी लेटर्स होते हैं वो सारे। तो आप देखिए ये AEIOU में तो कोई भी नहीं है, ये वावल नहीं है, तो ये कॉन्सोनेंट बचा। और कॉन्सोनेंट से पहले अगर वाई है तो इधर क्या बन जाएगा, अगर हम इसे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगा रहे हैं, जैसे ही है, तो ही के साथ ट्राई नहीं आएगा, ये आ जाएगा ही
ये ही ट्राइज आ जाएगा। समझ में आया आपके? ये चीज़ आपके मेरे ख्याल से क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट इधर आ जाओ नेवर। तो नेवर का मतलब होता है कभी नहीं, ठीक है। इसका सेंस नेगेटिव बनता है, लेकिन लेकिन जो स्ट्रक्चर है इसका वो पॉजिटिव ही रहेगा। भाई सेंस तो क्या है, कभी नहीं, नेगेटिव बन गया, लेकिन जो सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो एफर्मेटिव के रूल को एकदम टैकल करेगा, वैसे ही चलेगा। वह वहाँ कभी नहीं जाता है, वह वहाँ, सो नहीं जाता है, ही समझ में आ गया। जाती होती तो शी आ जाता, सो वह ही वहाँ कभी नहीं जाता, ही नेवर, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद नेवर आ गया। देखो ही नेवर, भाई क्या है, नहीं जाना, सो गोज देयर, ही नेवर गोज देयर, क्या बन गया, ही नेवर गोज देयर। नाउ सी इधर क्या हो रहा है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमारी वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगनी है। अब देखो बेशक नहीं आ रहा है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हम जो सेंटेंस स्ट्रक्चर अप्लाई कर रहे हैं वो सब्जेक्ट V1 V5 ऑब्जेक्ट का अप्लाई कर रहे हैं। समझ में आया आपकी ये बात कि सब्जेक्ट V1 V5 का ऑब्जेक्ट का सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है, जो रूल है, वो सब्जेक्ट V1 V5 ऑब्जेक्ट यानी कि एफर्मेटिव का सेंटेंस स्ट्रक्चर अप्लाई कर रहे हैं। नेगेटिव का सेंटेंस स्ट्रक्चर इसमें अप्लाई नहीं कर रहे हैं। नेवर आए या ऑलवेज आए। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ V5 और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ V1 और ऑलवेज और नेवर का किस तरह से यूज़ करते हैं। अब बाकी के जो बच्चे 5 रूल है उनको और फटाफट से समझ लेते हैं। So here we go guys, here we go. See now, so here are the rest 5 rules by which you can understand that sentence would be in the present indefinite tense. Now see, what's the first one? That first one is called proverbs, कहावतें। कहावतें होती है ना हिंदी में, बहुत सारी कहावतें, बूढ़े बड़े कह के मर गए, वही वाली कहावतें। क्या है कि 2 and 2 make 4। मैंने बताया था आपको, याद रखिए, 2 और 2 4 होते हैं। तो 2 and 2 make 4, ये आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट के स्ट्रक्चर में ही बने जाते हैं। नेक्स्ट है बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट। बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट का मतलब होता है कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट। नेट इट टेक्स 2 टू मेक अ क्वार्रल। व्हाट? इट टेक्स 2 टू मेक अ क्वार्रल। इसका मतलब क्या है कि एक हाथ से ताली नहीं बजती, 2 लोगों की जरूरत होती है मारपीट के लिए, ठीक है। टिट फॉर टैट यानी जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट। इसमें लास्ट में मैंने लिखा है एज यू सो शैल यू रीप, यानी जैसा बोओगे वैसा पाओगे, जैसी करनी वैसी भरनी, एज यू सो शैल यू रीप। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब इसमें एक चीज और है, ये चीज आपको याद करनी है और सारी की सारी चीजें आपको याद करने के बाद कमेंट बॉक्स में लास्ट में वीडियो में जरूर मेंशन करनी है आपको ये सब चीजें। कौन सी? 2 to make a 4, 2 and 2 make 4, barking dog seldom bite, it takes 2 to make a quarrel, tit for tat, as is shall you reap। ये पांचों की पांचों है ना, 5 हाँ, ये पांचों की पांचों आपको, ये पांचों की पांचों प्रोवर्ब्स आपको कमेंट सेक्शन में लिखनी है। जिसने पहले लिख के दिखाया, जिसका पहला कमेंट आया, मैं उस कमेंट को पिन कर दूंगा। नेक्स्ट है रूल 7। भाई इसमें देखो मजेदार है, आपने समझ लिया कि ये प्रोवर्ब्स जितनी होती है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट की होती है। नेक्स्ट रूल 7 है टीवी एंड रेडियो कमेंट्रीज। जितनी भी टीवी पर और रेडियो पर कमेंट्रीज होती हैं वो आपकी प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस स्ट्रक्चर पर ही बेस्ड होती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कई बार क्या होता है कि जो भी आपका स्ट्रक्चर बनेगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही बनेगा, चाहे आपके जो ऐसा होता है या तो, क्योंकि जो रेडियो कमेंट्रीज होती हैं और जो टीवी पर जो दिखाया जाता है लाइव, जो लाइव की मैं बात कर रहा हूँ, वो लाइव आपकी रेडियो कमेंट्रीज जो होती हैं वो आपकी प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनेगी और किसी में नहीं बनेगी। फॉर एग्जांपल जैसे इसमें लगाता हूँ, तो इसमें क्या हो गया, थोड़ी हिट, जैसे कभी कभार रेडियो कमेंट्री, जैसे कभी कभार क्या हो रहा है कि अपने धोनी साहब जो है वो क्रिकेट खेल रहे हैं और रेडियो कमेंट्री हो रही है ऊपर से, तो कैसे हो रही है, सो hello everybody, Dhoni hits the ball, takes a single, it's a great moment for India and for Indian people guys, it's a so amazing innings। so ये क्या हो गई, ये आपकी क्या हो गई, ये आपकी होगी रेडियो कमेंट्री, इस तरह से होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए रूल नंबर 8 न्यूज़पेपर हेडलाइंस। भाई साहब जितनी भी न्यूज़पेपर हेडलाइन होती है वो आपकी हिंदी का तो नहीं पता, लेकिन इंग्लिश के जो न्यूज़पेपर रहते हैं जैसे हिंदी वगैरह, इन सब की जो हेडलाइंस होती हैं वो आपकी प्रेजेंट इंडेफिनिट के स्ट्रक्चर में ही बनती है। फॉर एग्जांपल व्हाट इज रिटन हियर, इंडिया विंस T20 वर्ल्ड कप, इंडिया विंस T20 वर्ल्ड कप, ठीक है। इसमें क्या होता है, या तो सडन जो आपकी चीजें बीत गई हो उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाया जाता है, या जो फ्यूचर में होने वाली घटना होती है 1-2 मिनट की, उनको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बोला जाता है। ये प्रेडिक्शन वाली चीजें होती हैं, ठीक है। इंडिया विंस T20 वर्ल्ड कप न्यूज़पेपर हेडलाइन। नेक्स्ट इधर देख लीजिए रूल नंबर 9 प्लान्ड एंड शेड्यूल्ड एक्शन ऑफ फ्यूचर। इसमें क्या होता है, जो एक्शंस फ्यूचर में होने वाले हैं, तय हैं, उनको प्रेजेंट इंडेफिनिट में आज के समय पर बोल दिया जाता है। फॉर एग्जांपल एक लड़की है जो कि पढ़ने जा रही है इंग्लैंड, क्यों? क्योंकि अपनी उसे पढ़ाई करनी, हायर स्टडी करनी है, अगले महीने जा रही है,
तो अगले महीने जा रही है को हम जाता है कर देंगे या जाती कर देंगे। शी गोज टू इंग्लैंड फॉर हायर स्टडीज नेक्स्ट मंथ, यानी अगले महीने कहाँ जा रही है, इंग्लैंड जा रही है अपनी पढ़ाई के लिए। तो ये फ्यूचर हो गया, फ्यूचर का जो हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में बना दिया है। रूल नंबर 10 जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छा भी है। सुनो, अगर कोई भी सेंटेंस आपके एग्जाम पैटर्न में हेयर और देयर से स्टार्ट होता है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल अप्लाई होगा वहाँ पर। हेयर देयर से स्टार्ट हो रहा है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का बनेगा। और उसमें देखिए 4 सेंटेंस है। हियर कम्स माई फ्रेंड, देयर गोज द बस, हियर कम माई फ्रेंड्स, देयर गो द बसेस। ना इसमें क्या है कि इधर कम्स आ रहा है, इधर कम आ रहा है, इधर गोज आ रहा है, इधर गो आ रहा है। तो इस चीज़ का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि हेयर देयर तो आ गया उधर, लेकिन उसमें आपको कन्फ्यूज़न ये डाल सकते हैं कि V1 आएगी या V5 आएगी। उसका पता लगाएंगे हम लास्ट में जो चीज़ दी हुई है, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, जो इधर जिसके बारे में बात की जा रही है, अगर वो प्लूरल है तो V1 आएगी और सिंगुलर है तो V5 आएगी। जैसे इधर देखिए हे कम्स माई फ्रेंड, इसका मतलब है लो भाई मेरा दोस्त आ गया, मेरा दोस्त आ गया। बेशक पास्ट इंडेफिनिट आपको समझ में आ रहा होगा, लेकिन अगर हेयर और देयर से सेंटेंस की स्ट्रक्चर की जो शुरुआत है वो हो रही है तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही बनाएंगे। ऐसे रूल है, ग्रामर रूल है, कुछ नहीं कर सकते हम इसमें, क्योंकि अंग्रेज कह के मर गए और हमें वो करना पड़ रहा है। ठीक है, माई फ्रेंड, अब मेरा फ्रेंड एक है इसलिए कम्स आ गया, 5th फॉर्म लग गई। द बस एक है इसलिए एस और ES लग गया यानी 5th फॉर्म हो गई। माई फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा यानी ज़्यादा फ्रेंड्स हो गए इसलिए कम V1 आ गई। और इधर क्या है, द बसेस यानी बहुत ज़्यादा बस हो गई इसलिए V1 आ चुकी है। आई होप कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के आपके 10 की 10 रूल्स आपको क्लियर कर दिए आज मैंने। अब कोई गिला शिकवा नहीं है, और अगर कोई गिला शिकवा है, क्या करोगे गिला शिकवा रख कर, हैं भाई? जो पूछना है वो कमेंट सेक्शन में लिख दो, उसके ऊपर अलग से वीडियो बन जाएगी, जैसा कि मैं आपके लिए वीडियो ले ही आता हूँ। सो थैंक यू सो मच। मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो आज बहुत अच्छी लगी है। सो अगर अच्छी लगी है तो भाई सबसे पहले प्लीज़ लाइक द वीडियो, देन शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड सर्कल, व्हाट्सएप हर जगह पर लगा दो, स्टेटस पे लगा दो, व्हाट्सएप स्टेटस पर, इंस्टाग्राम की स्टोरी पर लगा दो, स्नैपचैट चलाते हो वहाँ पर लगा दो, लेकिन भाई शेयर कर दो जिससे कि सबका भला हो। देखो मैं ये चाहता हूँ कि मैं देश भर के कोने कोने के सभी वर्ग के व्यक्तियों तक अपनी बात समझा सकूं, सबको ये चीज़ बता सकूं, सबको पढ़ा सकूं आराम से। ठीक है, तो इस चीज़ में युवा शक्ति को बचाने के लिए, और युवा जितने भी हमारे नौजवान हैं, जो भी लोग इंग्लिश सीखना चाहते हैं, बूढ़े बड़े बच्चे जितने भी लोग हैं, लड़का लड़की किसी भी प्रकार के, वो इधर आकर रेक्सपीस इंग्लिश क्लासेस चैनल पर पढ़ सकते हैं आराम से। इसलिए ये सारी वीडियो को शेयर कर दिया करो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को हिट कर दो, जिससे कि मेरी जितनी भी आने वाली वीडियो हैं वो आप पर सबसे पहले पहुंच जाए, नोटिफिकेशन आ जाएगा आपके पास। तब तक के लिए अगर मिटाना है इंग्लिश का कलेश, जॉइन रेक्सपीस। थैंक यू सो मच। लाइक से सब्सक्राइब। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। नमस्कार दोस्तों।